हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं लगातार बेटा साइंस की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आपका साइंस की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज की वीडियो में बेटा हम देखेंगे कक्षा 10 की विषय साइंस के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बायोलॉजी भाग के। कौन से पार्ट के बेटा? बायोलॉजी के कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में देखेंगे, जो प्रत्येक वर्ष बेटा बोर्ड एग्जाम में लगभग देखने को मिल ही जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है केवल फॉर्मेलिटी करें। बेटा वीडियो को देखेंगे, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। देखें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 1, श्वसन क्रिया को समझाइए। ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताइए। बेटा क्या प्रश्न है? श्वसन क्रिया को समझाइए, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताइए। स्पेशल बेटा ये वीडियो आज की अंतर के लिए है। आपके बायोलॉजी भाग में जो महत्वपूर्ण अंतर है बेटा, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। देखें ये प्रश्न आप देख सकते हैं बेटा 2018, 17, 15, 10, 9 और 5 इतने वर्ष आया हुआ है। अथवा ये कैसे आ सकता है बेटा? वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। बेटा ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। अथवा ये कैसे आ सकता है? वायवीय श्वसन किस प्रकार अवायवीय श्वसन से भिन्न होता है। बेटा ये भी एनसीईआरटी प्रश्न है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहले जानेंगे श्वसन किसे कहते हैं, फिर बेटा उसमें अंतर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हेडिंग डालते हैं श्वसन। देखें देखें बेटा, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होते हैं व ऊर्जा उत्पन्न होती है। बेटा श्वसन क्या है? कह रहे हैं श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली, कौन सी कोशिकाओं में बेटा? केवल जीवित कोशिकाओं में। जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के अपघटन से, अपघटन का मतलब होता है बेटा टूटने से, अर्थात टूटने से क्या क्या मुक्त होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होते हैं व ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये क्रिया विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। किसके रूप में बेटा? एटीपी। एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। अगले देखते हैं इसकी रिएक्शन बेटा। तो रिएक्शन क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2। फिर बेटा इससे बनेगा क्या? तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी, अर्थात 38 एटीपी। ठीक है बेटा, जब भी श्वसन आएगा तो आप श्वसन में यही रिएक्शन लिखेंगे। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अंतर में। किस किस का अंतर? ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन का अंतर। तो चलिए अंतर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अंतर ही ज़्यादा मेन है और अंतर की स्पेशली वीडियो में अंतर को ही सम्मिलित किया गया है। देखें, एक तरफ हेडिंग डालेंगे ऑक्सी श्वसन और एक तरफ अनॉक्सी श्वसन। एक तरफ बेटा ऑक्सी श्वसन और एक तरफ अनॉक्सी श्वसन। देखते हैं पहला पॉइंट, इधर सभी में आप नंबर डाल दें बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, एग्जाम में जब लिखें, ठीक है। तो पहला क्या है बेटा? ऑक्सी में यह उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है। ऑक्सी श्वसन बेटा किस में मिलता है? यह उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है। अनॉक्सी क्या होगा? ये प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं, ईस्ट तथा कवक में मिलता है। अंतर बेटा आया समझ में? ऑक्सी श्वसन किस में मिलता है? उच्च वर्गीय में, और ये किस में मिलता है बेटा? सूक्ष्म जीवाणुओं में। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है। अगर ये ब्रैकेट का हम छोड़ दें
तो इसका अर्थ क्या है बेटा, ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है किसमें, ऑक्सीशोषण में बेटा। और होती कितनी है, लगभग 38 एटीपी, अर्थात यानी 673 किलो कैलोरी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऊर्जा बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो ये अंतर आप लिख सकते हैं। ऑक्सी में क्या हो जाएगा बेटा, ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलेगी, और अनॉक्सी में क्या हो जाएगा, ऊर्जा कम मात्रा में निकलती है। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं इस क्रिया में O2 अर्थात ऑक्सीजन, इस क्रिया में O2 की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में O2 की आवश्यकता होती है किसमें, ऑक्सी का, ऑक्सीशोषण में। ऑक्सीशोषण में बेटा ऑक्सीजन अवश्य चाहिए, O2 की आवश्यकता होती है। और अनॉक्सी का मतलब क्या है, आ का मतलब ही नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या है, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता अर्थात O2 की आवश्यकता नहीं होती। तो बेटा पेपर में अगर आए कि वो कौन सी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो ऑप्शन हो जाएगा अनॉक्सीशोषण। कौन सा हो जाएगा, अनॉक्सीशोषण। और जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो ऑक्सीशोषण। ठीक है, चलिए ये हो गए बेटा 3। अगले देख लेते हैं, एक और दे रखा है, 4 अंतर दे रखे हैं। ये है बेटा चौथा। इस चौथे में क्या है जरा ध्यान से समझें। चौथे में बच्चों, इस क्रिया के अंत में शर्करा का संपूर्ण ऑक्सीकरण होकर, ध्यान से देखें, इस क्रिया के अंत में शर्करा का संपूर्ण ऑक्सीकरण होकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल यानी H2O बनाता है। CO2 तथा जल बनाता है। अनॉक्सी में क्या होगा बेटा, क्रिया के अंत में शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से CO2 तथा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल बनते हैं। इसमें बेटा क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड व जल। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न जब आएगा ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण में अंतर लिखिए, तब आपको ये टेबल बनाना है। आगे बेटा समझ में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो से एक टेबल आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न समझें। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 2, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखिए। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखिए। अब आप ये देख सकते हैं ये प्रश्न कब आया है, 2019, 2013, 11, 10 और 9, 5 वर्ष आया हुआ बेटा ये प्रश्न है। तो हमने मेन हेडिंग क्या डालना है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। अंतर जब भी आएगा बच्चों, आपको मैं कई बार बता चुका हूं बेटा, बिना टेबल से आप लिखना मत, आपको टेबल ही बनाना है। अंतर में प्रत्येक अंतर में टेबल बनाना पड़ेगी। ठीक है, एक तरफ श्वसन और दूसरी तरफ श्वासोच्छ्वास। चलिए देखते हैं बेटा श्वसन में पहला पॉइंट। श्वसन में पहला पॉइंट क्या है, देखो, श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या है बेटा, श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन कैसी क्रिया है, तो अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है, और जिससे क्या बनता है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब श्वासोच्छ्वास में देख लेते हैं। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बच्चों, भौतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है और CO2 का वही क्षेपण करता है। CO2 का क्या करता है बेटा, वही क्षेपण करता है। दूसरा अंतर समझ लेते हैं। तो दूसरा क्या है बेटा, श्वसन में यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। यह क्रिया कहाँ होती है बेटा, कोशिकाओं के अंदर होती है। और यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। ये क्रिया कहाँ होती है बच्चों, कोशिकाओं के बाहर होती है। अगला देखते हैं, तीसरा है बच्चों। तीसरा क्या है, देखो, इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। किस क्रिया में बेटा, श्वसन में। श्वसन में क्या होता है, इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 3 हो गए। अगला चौथा, एक पॉइंट और है बेटा, सभी में 4 4 है, छोटा छोटा पड़ जाएगा, अच्छे से याद कर लेना।
क्या होगा श्वसन में? इस क्रिया में मुख्य श्वसनांग, श्वसनांग का अर्थ होता है श्वसन अंग, इस क्रिया में मुख्य श्वसनांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इधर क्या होता है बेटा? इसमें मुख्य श्वसनांग फेफड़े होते हैं। याद रखें बेटा, श्वसन में मुख्य अंग क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और श्वासोच्छ्वास में क्या होता है बेटा? फेफड़े होते हैं। समझ में आया बेटा श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर? ठीक, अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी वाला प्रश्न है। क्या है जरा देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, स्वयं पोषी पोषण। क्या है बच्चों? स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? ये बेटा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2019 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। हेडिंग क्या पड़ेगा बेटा? स्वयं पोषी एवं विषम पोषी पोषण में अंतर। फिर टेबल बनेगी, एक तरफ स्वयं पोषी, दूसरी तरफ बेटा विषम पोषी। तो पहला पॉइंट देखेंगे हम स्वयं पोषी में क्या है। देखो, कह रहे हैं वे जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वे जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, तथा पोषण का यह प्रकार स्वपोषी या स्वयं पोषी कहलाता है। क्या है बेटा? वे जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ऐसे जीव जो बेटा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, तथा पोषण का यह प्रकार स्वपोषी या स्वयं पोषी कहलाता है। अब जरा विषम पोषी में देख लेते हैं। वे जीव जो भोजन के लिए या भोजन हेतु अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं विषम पोषी कहलाते हैं, तथा पोषण का यह प्रकार विषम पोषी पोषण कहलाता है। ये बेटा इसमें क्या होगा? विषम पोषी में ये जीव दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, स्वयं नहीं बनाएंगे भोजन, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। चलिए अगले बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं बेटा अंतर, ध्यान से देखें, कई अंतर हैं इसमें। दूसरा अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी। ये दो प्रकार के होते हैं स्वयं पोषी में बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी। और विषम पोषी में क्या है? ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परभक्षी, परजीवी तथा मृतोपजीवी। परभक्षी, परजीवी तथा मृतोपजीवी। अगला है बेटा, स्वपोषी जीव पारितंत्र में उत्पादक कहलाते हैं। स्वपोषी जीव पारितंत्र में उत्पादक कहलाते हैं। अब विषम पोषी में देख लेते हैं बेटा। विषम पोषी जीव पारितंत्र में उपभोक्ता या अपघटक कहलाते हैं। अंतर यही बेटा थोड़ा सा देखना है। स्वपोषी क्या कहलाते हैं बेटा? पारितंत्र में उत्पादक। और विषम पोषी क्या कहलाते हैं? उत्पादक या फिर अपघटक। अंतर आया बेटा समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वपोषी जीव उपचय क्रियाओं द्वारा सरल तत्वों से जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्या होता है? जो स्वपोषी जीव होते हैं वो उपचय क्रियाओं द्वारा सरल तत्वों से जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। और विषमपोषी क्या करते हैं? तो विषमपोषी जीव अपचय क्रियाओं द्वारा जटिल तत्वों से सरल यौगिकों का निर्माण करते हैं। विषमपोषी जीव अपचय क्रियाओं द्वारा जटिल तत्वों से सरल यौगिकों का निर्माण करते हैं। समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वपोषी में देखते हैं, यह पोषण विषमपोषी पोषण की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है। और विषमपोषी में क्या होता है? यह पोषण स्वपोषी पोषण की तुलना में कम ऊर्जा दक्ष होता है, यानी कम ऊर्जा दक्ष होता है। चलिए अब देखते हैं अगले बेटा। देखें, एक पॉइंट और है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा पॉइंट है। स्वपोषी में क्या होता है? नील हरित शैवाल, सल्फर एवं कुछ नाइट्रिक कारक जीवाणु तथा सभी हरे पादप इसी श्रेणी में आते हैं। देखो बेटा ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर पेपर में आ गया सभी हरे पादप किस श्रेणी में आते हैं तो आप क्या कहेंगे? नील हरित शैवाल की श्रेणी में। और इधर क्या है बच्चों? सभी जंतु, कवक एवं अन्य जीवाणु इस श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में बेटा? विषमपोषी की श्रेणी में। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अंतर अच्छे से समझ में आए होंगे। बेटा इन्हें याद करना बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए
और मैं जो करा रहा हूँ बेटा ये सब सरल सरल लिए हैं, इसीलिए आप यही याद करें अच्छे से। ठीक, चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बेटा, अगला जो प्रश्न है हमारा वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं क्या है। अगला प्रश्न, रुधिर तथा लसिका में दो दो अंतर बताइए। रुधिर तथा लसिका में दो दो अंतर बताइए। ये बेटा 2016 में आया प्रश्न है, अथवा करके ऐसे भी आ सकता है, रुधिर तथा लसिका में भिन्नता बताइए। ये बेटा 2015, 14, 13, 9 और 8 में आया प्रश्न है। भिन्नता भी बेटा अंतर को ही कहते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे रुधिर तथा लसिका में अंतर। तो एक तरफ टेबल में क्या डालेंगे, रुधिर, दूसरी तरफ लसिका। तो पॉइंट वाइज करके पॉइंट लिखेंगे बेटा दोनों तरफ। तो पहला पॉइंट है बेटा रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, इसलिए रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर में क्या पाए जाते हैं बेटा, लाल रुधिराणु, इसलिए रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लसिका में आ जाओ, लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए लसिका का रंग श्वेत होता है। लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए लसिका का रंग श्वेत होता है। तो आपको एक अंतर मिला कि रुधिर कैसा होता है बेटा, लाल कलर का, और लसिका कैसे कलर की होती है, सफ़ेद कलर की। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखें अगला पॉइंट, रुधिर में इसमें विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है तथा न्यूट्रोफिल्स की संख्या भी अधिक होती है। इसमें विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है तथा न्यूट्रोफिल्स की संख्या भी अधिक होती है। किसमें बेटा, रुधिर में। और लसिका में देखें, इसी अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, इसमें अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है तथा लिम्फोसाइट की संख्या भी अधिक होती है। इसमें अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है तथा लिम्फोसाइट्स की संख्या भी अधिक होती है। समझ में आया बेटा, इसमें किसकी होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें भी प्लाज्मा प्रोटीन, लेकिन इसमें विलेय होती है और इसमें अविलेय। ठीक है, इसमें न्यूट्रोफिल्स है और इसमें लिम्फोसाइट्स। अगला देखते हैं, रुधिर में क्या है, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रुधिर में जो ऑक्सीजन होती है बेटा और जो पोषक पदार्थ होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कैसे मात्रा में, अधिक। लेकिन जो लसिका में होता है बेटा, लसिका उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें क्या होता है बेटा, उत्सर्जी पदार्थों की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। ठीक है, चलिए रुधिर में अगले बढ़ते हैं। WBC की संख्या कम होती है। रुधिर में किसकी संख्या कम होती है बेटा, WBC की, और लसिका में WBC की संख्या बेटा अधिक होती है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंट है, क्या रुधिर में WBC कम होते हैं और लसिका में WBC की संख्या क्या होती है बेटा, अधिक होती है। तो ये थे रुधिर और लसिका में अंतर। चलिए अब एक और देखते हैं हम, जो अति महत्वपूर्ण है बेटा, धमनी एवं सिरा में अंतर। देखें अगला प्रश्न है बेटा, धमनी एवं सिरा में अंतर, NCERT प्रश्न है बेटा। तो हेडिंग क्या डालेंगे, धमनी एवं सिरा में अंतर निम्नलिखित हैं। एक तरफ क्या डालेंगे बेटा, हेडिंग धमनी, और एक तरफ सिरा, और फिर एक तरफ धमनी एक तरफ सिरा, और उसके बाद में बेटा बीच में लाइन खींच के हम क्या करने लगेंगे, अंतर लिखना शुरू कर देंगे। पहला पॉइंट, धमनी में ये हृदय से रुधिर को अंग की ओर ले जाती है। ये याद रखिए बेटा, पेपर में आएगा, जो हृदय होता है, हार्ट होता है हृदय, उस हृदय से जो रुधिर होता है खून, उस रुधिर को अंगों तक कौन ले जाता है, तो आप कहेंगे धमनी। धमनी क्या करती है, जो रुधिर होता है, खून होता है, ब्लड बेटा जिसे कहते हैं, ये हृदय से कहाँ तक ले जाती है, शरीर के अंगों तक ले जाती है, कौन, धमनी। और सिरा क्या काम करता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर कहाँ ले जाता है, हृदय में ले जाता है। ये उल्टा करता है, अंगों से कहाँ ले जाता है, हृदय में ले जाता है, कौन, सिरा, और हृदय से अंगों में कौन लाती है बेटा, धमनी। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। अगला सेकंड पॉइंट्स धमनी में देखेंगे बच्चों, धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, मतलब शुद्ध रुधिर किस में बहता है बेटा, धमनियों में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा कि क्या कहेंगे बेटा, धमनियों में शुद्ध रुधिर किस में प्रवाहित होता है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे धमनियों में। धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है पल्मोनरी धमनी को छोड़कर।
इसमें नहीं होता है बेटा, ठीक है। और सिरा में क्या होगा, सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो पेपर में अगर ऐसे आए कि अशुद्ध रुधिर किस में प्रवाहित होता है, तो आप क्या कहेंगे, अशुद्ध रुधिर किस में होता है बेटा, पल्मोनरी सिराओं को छोड़कर और सिराओं में पाया जाता है, ठीक है। पल्मोनरी सिराओं को छोड़कर और बाकी सिराओं में कैसा होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखें अगला पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा तीसरा पॉइंट, धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। धमनियों में बेटा जो रुधिर होता है, खून होता है, वो अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, प्रेशर के साथ बहता है। जबकि सिराओं में क्या होता है, सिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहता है। धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, लेकिन सिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहता है। अब अगले देखते हैं बेटा, धमनी में क्या होता है। धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है। धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है व इनमें कपाट नहीं पाए जाते। धमनियों की जो भित्ति होती है बेटा वो कैसी होती है, मोटी और लचीली, इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। और जबकि सिरा में क्या होता है, सिराओं की भित्ति पतली और कम लचीली होती है। सिराओं की भित्ति पतली और कम लचीली होती है व इनमें कपाट पाए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा डिफरेंस है कि बेटा जो धमनी होती हैं इनमें कपाट नहीं पाए जाते, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। तो बेटा ये भी अंतर है। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये जो भी मैंने अंतर समझाए हैं बेटा ये समझ में आए होंगे। आप इसे कॉपी पर अच्छे से लिख कर इन्हें बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें, अर्थात याद कर लें, जिससे बोर्ड एग्जाम में जब इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं और एकदम आप बिल्कुल पेपर को छाप दें बेटा, ठीक है। एक भी छूटना नहीं चाहिए। इस बार टारगेट बना लें, कसम खा लें कि बहुत बेहतरीन परसेंटेज लेके आना है, सभी पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। हम आपके साथ हैं, करो तैयारी, अब की इस बार विजय हमारी होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना बेटा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।